Hey guys, welcome to my YouTube channel The Golden Law। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था सेक्शन 17 टू सेक्शन 20, जिसमें हमने एडमिशन की बात करी थी कि एडमिशन क्या होती है, कौन कौन से पर्सन्स के द्वारा अगर एडमिशन की जाए तो वो एडमिसिबल मानी जाती है। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 21 टू सेक्शन 23। इसमें जो बाकी की एडमिशन की सेक्शन बची है वो हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो एज आई सेड, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम बाय और ऑन देयर बिहाफ। देखो, जनरली अगर बात करें ना, तो जो एडमिशंस है वो रेलिवेंट मानी जाती है सिर्फ उसी केस में जहां पे पर्सन अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा हो, ठीक है। इसका रीजन क्या है? देखो, इट्स वेरी नॉर्मल कि कोई भी बंदा अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्टेटमेंट जो है वो नहीं देगा। अगर वो दे रहा है तो इट मस्ट बी ट्रू, ठीक है, जरूर, क्योंकि कोई भी बंदा अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्टेटमेंट क्यों देगा वो एडमिशन जो उसके अगेंस्ट कल को यूज हो सकती है। इसीलिए अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई ऐसी एडमिशन है, तो वो रेलिवेंट मानी जाती है। वेयर एज कोई भी पर्सन अगर अपने बिहाफ पे स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिसिबल नहीं मानी जाती। रीजन, बिकॉज इट्स नेचुरल फॉर अ मैन टू मेक स्टेटमेंट इन हिज फेवर। हर कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के फेवर में स्टेटमेंट्स देता है। तो अगर कोई ऐसे अपने फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिसिबल नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है तो वो रेलिवेंट मानी जाती है, वो एडमिसिबल मानी जाती है। फिर अगर फेवर में दे रहा है तो वो एडमिसिबल जो है वो नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लो कि ए वर्सेस बी का एक केस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है वो कह रहा है कि ये जो डीड है ना, इट्स जेन्युइन, ठीक है, और बी कह रहा है कि इट्स फॉर्ज्ड। अब यहाँ पर अगर ए ये स्टेटमेंट दिख रहा है तो इसे एडमिशन नहीं माना जा सकता, ना ही बी की ये स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा सकता, बिकॉज दोनों अपने अपने फेवर में बात कर रहे हैं, अपने अपने बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है वो एक रेलिवेंट एडमिशन नहीं माना जा सकता, रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना जा सकता। बट एज आई ऑलवेज से दैट एवरीथिंग हैज एक्सेप्शंस, तो इसकी भी 3 एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में इन स्टेटमेंट को जो अगर कोई पर्सन अपने बिहाफ पे भी कर रहा है उसे भी रेलिवेंट माना जा सकता है, एडमिशन माना जा सकता है। नाउ, कौन कौन से वो 3 केसेस हैं? फर्स्ट वन इज एन एडमिशन में बी proved by or on behalf of the person making it when it's of such a nature that if the person making it were died, ठीक है, इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन इन सेक्शन 32। तो जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी, अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर वो स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जा सकता है, बिकॉज अब उसकी डेथ हो गई है एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू कम एंड गिव एनी स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर इसलिए उस केस में जो स्टेटमेंट है उसे रेलिवेंट माना जा सकता है, एडमिशन को रेलिवेंट माना जा सकता है, उसे प्रूफ किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अभी देखो, सेक्शन 32 के अंदर ना 8 क्लॉज दिए गए, क्लॉज 1 टू क्लॉज 8, ठीक है, क्लॉज 1 टू क्लॉज 8 दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है तो उसकी स्टेटमेंट को प्रूफ किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो अगर उस मतलब जो भी पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, मान लो ए है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, तो अभी अगर उसका केस इन 8 प्रोसेस के अंडर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा सकता है, इवन अगर उसने अपने बिहाफ पे स्टेटमेंट दी हो तब भी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि सेक्शन 32 के अंदर 8 क्लॉसेस दिए गए हैं, 1 to 8 क्लॉसेस, ठीक है, जिसमें कि सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड किए गए हैं कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा सकता है, ठीक है, इवन वो स्टेटमेंट उसने अपने बिहाफ पे ही दी हो। तो अगर मान लो ए जिसकी डेथ हो गई है उसका केस इन 8 क्लॉजेस के अंडर फॉल कर रहा है, उसकी एडमिशन इन 8 क्लॉजेस के अंडर फॉल कर रही है, तो उसकी एडमिशन को रेलिवेंट माना जाएगा, इवन उसने वो एडमिशन अपने बिहाफ पे ही क्यों ना दी हो। अभी वो क्लॉजेस कौन से हैं वो जब हम सेक्शन 32 करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसका वीडियो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। बट फॉर नाउ आप सिर्फ इतना देखो कि सेक्शन 32 के अंदर कोई पर्सन का डेथ हो जाए तो अगर उसके 8 क्लॉसेस के अंदर वो सर्कमस्टांसेस के अंदर केस फॉल कर रहा है तो उसकी एडमिशन को रेलिवेंट माना जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन। नाउ सेकंड एक्सेप्शन पे अगर जाए तो सेकंड एक्सेप्शन कहती है एडमिशन में प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी।
ठीक है, जब किसी पर्सन ने जब वो स्टेटमेंट बोली थी, जब वो एडमिशन दी थी, तो उस टाइम पे उसकी कोई स्टेट ऑफ बॉडी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी चल रही थी, ठीक है। तो देयर वाज एन एक्सिस्टेंस ऑफ सम स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एट दैट टाइम व्हेन ही गिव दैट स्टेटमेंट, ठीक है। और वो जो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी है उसके साथ उसका कंडक्ट भी अकम्पनी करना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि ये चीज कि वो मतलब उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी थी वो जो है उसको झुठलाया ना जा सके, इसलिए जो कंडक्ट है वो भी अकम्पनी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है तब दी है जब कोई स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी उसकी एग्जिस्ट कर रही थी, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम पे दी थी, एंड दैट स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है, was accompanied by the conduct, फिर वो जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट मानी जाती है, वो एडमिशन रेलिवेंट मानी जाती है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर समझ हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो कि ए था, उसने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर दी इन द फेवर ऑफ बी, ठीक है। अभी उसके बाद 1 साल के बाद उसने सूट फाइल कर दिया कि मैंने जो बी के अगेंस्ट बी के फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की थी उसको कैंसिल कर दो, बिकॉज जब मैंने वो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी थी तब मैं मेंटली इल था, ठीक है। अभी मैं ठीक हूँ, अभी मुझे उसको नहीं देना गिफ्ट कुछ, तो अभी बिकॉज ऑफ दैट वो डीड को कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी मान लो कि ए ने जिस टाइम पे वो गिफ्टेड साइन करी थी जब वो मेंटली इल था, ठीक है, उसने उस टाइम पे सी को स्टेटमेंट दी थी कि मुझे मतलब मेरा जो मेंटली है वो मुझे इल लग रहा हूँ मैं, और तुम एक डॉक्टर को साथ में एक एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके आओ बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। उसने तब वो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। और सेम इवनिंग जो था वो डॉक्टर आया, उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और वगैरह वगैरह। तो फिर वो जो स्टेटमेंट है वो ए के फेवर में प्रूव की जा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ए ने वो स्टेटमेंट दी थी सी को उस टाइम पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? इलनेस, ठीक है। तो तब वो स्टेट ऑफ माइंड जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। एंड इट वाज अकम्पनीड बाय द कंडक्ट, कंडक्ट क्या था कि उसने डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, उसने वहां से वो मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब करी थी वो खाए। तो अब यहाँ पर अगर उसने डॉक्टर को बुलाया, मेडिसिन खाई, तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो ए था उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है इट इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट। गॉट इट? क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड एक्सेप्शन हमारी कहती है an admission may be proved by or on behalf of the person making if it is relevant otherwise than as an admission, otherwise than as an admission। अब यहाँ पर जब उसने वो स्टेटमेंट दी थी तो वो रेलिवेंट थी बट नॉट एज एन एडमिशन। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक है, वो पार्टीशन ऑफ द लैंड, ठीक है। अभी ये कहता है कि लैंड का जो है वो पार्टीशन कर दो बिकॉज ए एंड बी वर जॉइंट ओनर्स अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है। वहीं पे बी कह रहा है कि नहीं यू आर नॉट जॉइंट ओनर्स, तो अगर जॉइंट ओनर्स ही नहीं थे तो पार्टीशन वगैरह का तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने अगर किसी प्रीवियस सूट में ये स्टेटमेंट दी थी दैट ए एंड बी बोथ फॉर जॉइंट ओनर्स, तो उस जो स्टेटमेंट है उससे ए के फेवर में प्रोड्यूस किया जा सकता है और वो एडमिशन जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी। और ये जो स्टेटमेंट थी वो that was not at that time were relevant as admission but it was relevant according to section 11। तो इस वजह से सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली ये जो स्टेटमेंट है इसे रेलिवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा और रेलिवेंट एडमिशन मान के ए के फेवर में किया जा सकता है। हालांकि ये स्टेटमेंट एक ही है, लेकिन अगर प्रीवियस सूट में उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट दी थी तो उस वजह से ये स्टेटमेंट जो है इसे ए के फेवर में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है कि व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। देखो जनरल रूल हमारा जो है वो ये कहता है कि ओरल एडमिशंस जो है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रेलेवेंट नहीं होते। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओरली प्रूव नहीं कर सकते, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन कि अगर तो वो पर्सन सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उस केस में वो पर्सन उस कंटेंट्स को ओरली मतलब एडमिशन दे सकता है, फर्स्ट। सेकेंडली
कि अगर डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में हो तो फिर उस केस में भी ओरल एडमिशन जो है वो दी जा सकती है। सो दो ही केसेस है, अगर तो ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, एंड सेकेंडली अगर जेन्युइननेस ही डॉक्यूमेंट की जो है वो क्वेश्चन में है तो उस केस में आप कर सकते हो। ठीक है। नाउ सेक्शन 22 ये क्या कहता है? सेक्शन 22 जो था वो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स की बात करता था, और सेक्शन 22 जो ए है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। तो सेक्शन 22 ए में भी ओरल एडमिशन जो है वो रेलिवेंट नहीं मानी जाती अनलेस जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन में ना हो तो। दैट्स इट। नाउ सेक्शन 23 क्या कहता है? एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। जनरल रूल इज कि सिविल केसेस में एडमिशन रेलिवेंट नहीं मानी जा सकती अगर उसे इस एक्सप्रेस कंडीशन पे किया गया है कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अगर दो पार्टीज के बीच में कोई एडमिशन की गई है लेकिन उन दोनों ने ये कंडीशन एक्सप्रेसली अग्री की थी कि ये जो एडमिशन मैं दे रहा हूं इसको आप कल को एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते हो, तो उस केस में अगर सिविल केसेस हैं तो फिर वो एडमिशन को रेलेवेंट नहीं माना जाता। ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सिविल केसेस में अप्लाई होता है। ओनली इन सिविल केसेस कि अगर दो पार्टीज हैं वो कर रही हैं कोई स्टेटमेंट दे रही हैं, तो अगर दोनों ने एक्सप्रेस कंडीशन लगाई है कि आप इसे एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अगर हर एक एडमिशन को कोर्ट रेलेवेंट मानेगा तो जो एक कॉम्प्रोमाइज का एक रूम होता है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग हैं वो हिचकिचाएंगे कॉम्प्रोमाइज करने से कि कोई ऐसी स्टेटमेंट की गलती से ना दी जाए जो उनके अगेंस्ट कोर्ट में यूज़ कर ली जाए। तो कॉम्प्रोमाइज को जो है वो, तो कॉम्प्रोमाइज को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्टेटमेंट ये जो सेक्शन है इसे यूज़ किया गया है। दैट्स इट। ये जो सेक्शन है इसे इंसर्ट किया गया है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोई बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या कोई वकील है कि अगर उसे कोई एविडेंस देना है तो उस पर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 21 टू सेक्शन 23। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।